नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृतार्णव चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हम सभी लोग उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा के विषय में पढ़ लिए थे और आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, कुछ चीज़ें न स्पष्ट हुई हो, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और उस पर यथासंभव विचार किया जाएगा। आज की कक्षा में हम सब प्रमाण का लक्षण पढ़ेंगे। तो आइए प्रमाण के विषय में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लिख रहे हैं, तत्रापि प्रथमम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावल्लक्षणम उच्यते। अब एक बार पुनः न्याय सूत्र के प्रथम सूत्र का स्मरण कीजिए, जहां हम पढ़े थे कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानान निःश्रेयसाधिगम। वहाँ 16 पदार्थों की चर्चा की गई थी कि इनके तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। अगर प्रमाण, प्रमेय के विषय में कुछ जानते हैं तो विषय बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, प्रमाण जो प्रमा का साधन है, जिसके माध्यम से विशुद्ध ज्ञान होता है, और प्रमेय जो प्रमा का विषय है, जिसके विषय में हम जानते हैं, वह सभी पदार्थ प्रमेय कहलाएगा। अगर इस पर विचार कीजिए कि इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब प्रमेय हैं, और प्रमेय के अतिरिक्त और कुछ बचता ही नहीं। एक तो आपका प्रमाण होगा, वो साधन जिसके माध्यम से हमें प्रमा होगी, ज्ञान होगा, और वो सारे पदार्थ हैं जिनका हमें ज्ञान होता है, वो सब प्रमेय कहलाएंगे। अब यहाँ 16 पदार्थ गिनाए गए हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन। आगे के जितने 14 पदार्थ हैं उन पर अगर हम विचार करेंगे, उनका अंतर्भाव या तो प्रमाण में हो जाएगा या प्रमेय में हो जाएगा। फिर अलग से उनके विषय में कहा गया, और विचार किया जाए तो देखा जाए तो प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता, इन तीनों चीजों के अतिरिक्त कुछ बचता ही नहीं। इन तीनों में ही सब आ जाएंगे। तो ये 16 पदार्थ क्यों गिना दिए गए हैं? यदि ऐसी जिज्ञासा है तो ये सब आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, और हम उसकी चर्चा भी यहाँ नहीं करेंगे। एक एक पदार्थ का वर्णन चलता रहेगा और फिर उसी पर प्रसंगतः सब चर्चा की जाएगी। अब देखिए, यहाँ तो प्रथम सूत्र में यह संकल्पना कर दिए हैं, प्रतिज्ञा कर दिए हैं कि इनके तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। अब जिन भी पदार्थों का हमें ज्ञान करना है वो सब प्रमेय कहलाएंगे, और किसी भी पदार्थ का ज्ञान बिना प्रमाण के संभव ही नहीं है। तो जितने भी वास्तविक ज्ञान हैं, यथार्थ ज्ञान हैं, सब आश्रित हैं प्रमाण पर। तो इसीलिए प्रथम पदार्थ के रूप में प्रमाण को रखे हैं। और शास्त्र की उक्ति भी है, मेय सिद्धि मानाधीना। मेय सिद्धि, मेय जो हैं, जो प्रमेय हैं, उनकी सिद्धि मानाधीना अर्थात प्रमाणाधीना, प्रमाणों के अधीन ही होती है। तो प्रमाण जो है वह इस नज़रिए से देखेंगे तो प्रमुख है, इसीलिए इसको प्रथम पदार्थ के रूप में रखा गया है कि बिना प्रमाणों के किसी भी पदार्थ का ज्ञान ही नहीं हो सकता। इसलिए प्रमाणों के अधीन ही सभी पदार्थों का ज्ञान है, इसलिए प्रमाण को प्रथम स्थान पर रखे हैं। और हम सब ने ये भी पढ़ा कि इस शास्त्र की प्रवृत्ति है, पदार्थ विवेचन की यह प्रक्रिया है कि इसका उद्देश्य होगा, लक्षण किया जाएगा और परीक्षा किया जाएगा।
हम लोगों ने इन 16 पदार्थों का उद्देश्य हो चुका है, यह पढ़ ही चुके थे। अब इनके लक्षण और परीक्षण की बारी है। तो उसी बात को कह रहे हैं तर्क भाषाकार कि तत्रापि, तत्र उनमें से। अब देखिए, तत्र तद सर्वनाम से त्रल प्रत्यय लगकर बनता है, यह अव्यय पद होता है। तत्र अर्थात तस्मिन, तयोः, तेषु, जहाँ जैसा भी आए, चाहे एक वचन में हो, द्विवचन में हो, बहुवचन में हो, उसी प्रकार से आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में तत्र ही इसको बनना है। तत्र अर्थात उन 16 पदार्थों में, तत्रापि उनमें से, प्रथमम उद्दिष्टस्य, प्रथमम प्रथम स्थान पर, उद्दिष्टस्य जो उद्दिष्ट है, जिसका निर्देश किया गया है, जिसको बतलाया गया है, ऐसे प्रमाणस्य, प्रमाण का, तावत तो लक्षणम उच्यते, लक्षण कहा जा रहा है। प्रमाणस्य लक्षणम उच्यते, प्रमाण का लक्षण बतलाया जा रहा है। तावत तो किस लिए कि उद्देश्य हो चुका है, लक्षण और परीक्षा की बारी है, तो लक्षण किया जा रहा है। तावत से कारण को बतला दिए। क्या क्या कारण, उसको समझिए कि इस शास्त्र की प्रवृत्ति त्रिविध है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य हो चुका है तो अब बारी है लक्षण की, तो लक्षण को बतला रहे हैं। शास्त्र में एक एक जो पद प्रयुक्त होते हैं उनका विशेष महत्व रहता है, उन सब चीजों को भी जानते रहिए। तावत लक्षणम उच्यते, तावल लक्षणम हो गया है। कैसे लत्व संधि हुई है, तोरली सूत्र को एक बार पुनः आप लोग पढ़ लीजिए। और एक प्रश्न है, लक्षणम उच्यते, लक्षणम उच्यते कौन सी संधि हुई है, आप लोग जरा बताइए। और जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि यहाँ कोई संधि नहीं है, ये सिर्फ स्वर और व्यंजन का संयोग है। स्वर और व्यंजन मिले हुए हैं, लक्षणम उच्यते। संधि वहाँ होगी जहाँ दो वर्ण मिलेंगे, उसके साथ उसमें कुछ विकार हो, परिवर्तन हो। यहाँ लक्षणम उच्यते में कोई परिवर्तन नहीं, संधि नहीं है, जानते रहिए। तो अब प्रमाण का लक्षण बतला रहे हैं। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है। अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम प्रमाकरणम लक्षणम, यहाँ जो प्रमाकरणम प्रमाणम बतलाया गया है, प्रमाण शब्द यहाँ पर लक्ष्य है और प्रमाकरण यही लक्षण है। इस पर चर्चा कर चुके हैं, पहले भी इस बात को लक्ष्य और लक्षण के विषय में बतलाया जा चुका है। अभी हम लोग चर्चा करते हैं प्रमाण शब्द पर कि प्रमाण शब्द बना कैसे है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, प्र उपसर्ग है, मा धातु है और ल्युट प्रत्यय है। ल्युट प्रत्यय विविध अर्थों में लगते हैं, यहाँ करण अर्थ में लगा हुआ है। प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति करें तो यही अर्थ निकलता है कि प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। अनेन तृतीय विभक्ति दिख ही रही है, ये करण को बतला रही है कि अनेन जिसके माध्यम से, प्रमीयते प्रमा की जाती है, उसी को प्रमाण कहते हैं। प्रमा शब्द आया, ये एक पारिभाषिक शब्द है न्याय की भाषा में। अभी इसको भी हम पढ़ेंगे वस्तुतः प्रमा किसे कहते हैं। प्रमा को बस हम ऐसा समझ सकते हैं, जो विशुद्ध ज्ञान है, जो एकदम सही ज्ञान है, उसी को प्रमा कहते हैं। अब न्याय की भाषा में क्या कहा जाएगा, अभी कुछ देर में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रमाण का अर्थ हुआ जो प्रमा का साधन है, जो प्रमा का कारण है। देखिए, प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति पर अगर हम ध्यान देंगे तो प्र उपसर्ग मा धातु ल्युट प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय करण अर्थ में, करण। और जो प्रमाण का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, वही यहाँ पर प्रमाण का लक्षण भी है। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिसके माध्यम से प्रमा की जाए, जिसके माध्यम से विशुद्ध ज्ञान होता है, वह प्रमाण है।
और यहाँ भी लक्षण में भी बताएं प्रमाकरणम, जो प्रमा का करण है वही प्रमाण है। करण को हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि वस्तुतः करण किसे कहते हैं। तो प्रमा का जो करण है वह प्रमाण कहलाता है, इतना हमारा सिद्धांत हो गया। प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। अब एक बात जानकारी के लिए बता दें कि ये तो हम लोग इसको शब्द से भले समझ लिए कि प्रमा का करण प्रमाण है, जब हम चारों प्रमाणों को विधिवत पढ़ लेंगे तब हमें ज्ञान होगा वस्तुतः प्रमा का करण कौन है और कौन प्रमाण कहलाएगा। तो इसको जानने के लिए बड़े एकाग्र मन से समझिए तो चीज़ें समझ में आएंगी, और यह पूरा जाकर तब समझ में आएगा जब हम चारों प्रमाणों को पढ़ लेंगे और हर ज्ञान का करण क्या है उसको जानेंगे, और तभी हम पहचान पाएंगे कि वस्तुतः इसमें प्रमाण क्या है। तो अब शैली यहाँ से आप अपनाइए कि जब भी लक्षण किया जाए तो जिसका लक्षण किया जा रहा है वह लक्ष्य कहलाएगा, और जो लक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है उस वही मतलब लक्षण है। जैसे यहाँ प्रमाकरणम प्रमाणम में प्रमाण का लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो प्रमाणम जो इतना है यह लक्ष्य है, और जो प्रमाकरणम है यह लक्षणम, यही लक्षण है। तो अगली पंक्ति से अत्र च, अत्र मतलब यहाँ पर। अब देखिए इदम सर्वनाम से त्रल प्रत्यय लगा तो अत्र बना, तद सर्वनाम से लगता है तो तत्र बनता है, यद सर्वनाम से लगता है तो यत्र बनता है, और सर्व शब्द से लगा सर्वत्र बना। ऐसे ही हर जगह समझते रहिए। अत्र इसमें अर्थात इस प्रमाकरणम प्रमाणम इस लक्षण में, प्रमाणम लक्ष्यम, प्रमाण शब्द लक्ष्य है और प्रमाकरणम जो है यह लक्षणम, यह लक्षण है। अब जब इतनी बात हो गई कि प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है, अब देखिए हम लोगों ने खूब पढ़ा होगा कर्ता कर्म करण, और व्यवहार में भी जानते हैं कि करण साधक तमम करणम, हम लोग व्याकरण इत्यादि में पढ़े भी हैं। करण अर्थात साधन, और ये देखे हैं कि करण जैसे ही प्रवृत्त होता है वैसे ही फल की प्राप्ति हो जाती है, काम हो जाता है। खूब पढ़े हैं कि डंडे से कुत्ते को मारता है, कोई अस्त्र विशेष है उससे किसी को मारता है, या कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। तो वहाँ चीज़ों को हमने जाना, हाँ अमुक पदार्थ जो है करण है, कुल्हाड़ी करण है, डंडे से मारता है, यहाँ जो डंडा है दंड वह करण है। तो करण की विशेषता है कि वह जैसे ही प्रवृत्त होता है कार्य की सिद्धि हो जाती है और कार्य पूरा हो जाता है। तो करण को कहा जाता है सफल, मतलब फलवान है, फल से युक्त होता है। तो शास्त्र की शैली भी समझिए, यहाँ एक कोई बात उठानी होगी तो कोई जैसे प्रश्न करने वाला है तो उसको पूर्व पक्ष कहते हैं। यहाँ पूर्व पक्ष की तरफ से कुछ प्रश्न उठते रहेंगे कि अच्छा ये बताइए, वो बताइए, ऐसा मान लेंगे तो क्या होगा, वैसा मानेंगे तो क्या होगा। तो तरह तरह के ऐसे प्रश्न उठाए जाएंगे और उसका समाधान भी हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ वाक्य आया ननु प्रमायाः करणम चेत प्रमाणम तर्हि तस्य फलम वक्तव्यम। ननु, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है पूर्व पक्ष की तरफ से। कह रहा है कि प्रमायाः करणम चेत प्रमाणम, चेत यदि प्रमायाः करणम, प्रमा का करण, चेत यदि प्रमाणम, प्रमाण कहलाता है। तो तरहि, तो तस्य फलम वक्तव्यम, उसका, उस करण का फलम, फल, वक्तव्यम, कहना चाहिए, बतलाइए। आगे कह रहे हैं कि करणस्य फलवत्व नियमात, कहा करण का फलवत्व नियमात, फलवत्व, फलवत फिर है त्वल प्रत्यय, फलवत। अब देखिए फल
जो वत दिख रहा है वह वस्तुतः मतुप प्रत्यय का है। तो फलवत अर्थात फलवान, फलवत्व त्वल प्रत्यय भाव अर्थ में फलवान होना। करणस्य फलवत्व नियमात, करण का फलवान होना नियम के कारण, क्योंकि करण जो है वह फलवान होता है। फलवान अर्थात जैसे ही वह प्रवृत्त होता है फल की प्राप्ति हो जाती है, कार्य संपन्न हो जाता है। यह नियम है, यह हम लोग लोक व्यवहार में जानते हैं और कुछ कुछ पढ़े भी हैं कि करण जो है वह फलवान होता है। तो कोई भी कार्य है उसका करण जो भी होगा उसका कुछ न कुछ फल होता है। तो यह पूर्व पक्ष की तरफ से प्रश्न किया गया कि चेत यदि प्रमायाः करणम, प्रमा का करण प्रमाणम, प्रमाण कहलाता है, तो तरहि तो तस्य, तस्य अर्थात तस्य करणस्य, उस प्रमा के करण का फलम वक्तव्यम, फल बतलाना चाहिए, क्योंकि करणस्य फलवत्व नियमात्, यह नियम है कि करण जो है वह फलवान होता है, उसका कुछ न कुछ फल होता है। अब देखिए बड़े जोर से पूर्व पक्ष की तरफ से यह प्रश्न पूछा गया और अब इसके बाद आचार्य उत्तर दे रहे हैं। अब देखिए पूर्व पक्ष की तरफ से विविध प्रकार के प्रश्न उठेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो विषय से एकदम विपरीत होंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो विषय से काफ़ी मैच कर रहा होगा, सेम होंगे। तो जहाँ एकदम विषय से एकदम विरुद्ध बातें पूछी जाएंगी वहाँ आचार्य सीधे न से शुरू करेंगे या मैवम से शुरू करेंगे, सीधे पहले मना करेंगे। और जहाँ कुछ ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जो काफ़ी हद तक सही हैं, तो उसका जब उत्तर देना होगा तो शुरुआत करेंगे सत्यम। सत्यम मतलब सत्य है, लेकिन यहाँ सत्यम का अर्थ पूरा सत्य नहीं, ये शास्त्र का नियम है, जान लीजिए। यहाँ सत्यम का अर्थ है अर्ध स्वीकृति, मतलब जो आप कह रहे हैं उसमें कुछ बातें सही हैं, कुछ जो है नहीं सही है, उसको भी जान लीजिए। यहाँ सत्यम जो है मतलब आपका कहना ठीक है। अब ऐसे लोक व्यवहार में देखिए कोई आपसे धड़ाधड़ कुछ पूछता रहे और बड़े गुस्से में हो, आप ऐसा नहीं वैसा नहीं, मतलब जो भी प्रकार के हैं, जब उससे हमको अपनी बात कहनी होती है हम लोग बड़े शांत मन से कहते हैं अरे भाई ठीक है आपका कहना सही है, तो फिर वो थोड़ा शांत होता है, फिर हम उसको अपनी बातें बतलाना शुरू करते हैं। हाँ ठीक है आप तो इतना सही कह रहे हैं, लेकिन इतना जो कह रहे हैं ना ये वाला थोड़ा ऐसे है, शायद आपको गलतफहमी हो गई रही हो। तो यही है, तो यहाँ भी जब सही बातें कर रहे हैं पूर्व पक्ष की तरफ से कि प्रमा का करण यदि प्रमाण कहलाता है तो उसका फल बताइए, क्योंकि यह लोक व्यवहार का नियम है, करण जो है वह फलवान होता है और शास्त्र में भी हम सब ने पढ़ा भी है काफ़ी हद तक। कहें अच्छा ठीक है, तो इनको समझाते हैं। तो आचार्य पहले कहें सत्यम अर्थात सही है, आपका कहना सही है, लेकिन यहाँ सत्यम का अर्थ पूरा 100% नहीं, ये अर्ध स्वीकृति के लिए आएगा, जानते रहिए। कहा प्रमैव फलम साध्यम मित्यर्थ, प्रमा एव फलम साध्यम इति अर्थ। कहा प्रमा एव, प्रमा ही फलम फल है, फल का पर्यायवाची लिख दिए साध्यम साध्य है, इति अर्थ यह अर्थ है यहाँ पर कि प्रमा एव, प्रमा ही फलम फल है। तो प्रमाकरणम प्रमाणम में जो प्रमा का करण कहा गया तो उस करण का फल क्या है, कहा प्रमा एव, प्रमा ही उस करण का फल है, कहा साध्यम साध्य है, इति अर्थ है, यह अर्थ है। कहा यथा दृष्टांत दिए, यथा छिदाकरणस्य, जैसे छिदा का करण, छिदाकरणस्य छिदा के करण का परसोह, परसु छिदा एव फलम, छिदा ही फल होता है, उसी प्रकार से। कहने का मतलब क्या है पहले समझिए। परशु, परशु हिंदी में आपको लिखा मिल सकता है फरसा,
कुछ क्षेत्र में फरसा जो है फावड़े को कहते हैं, जैसे हमारे ही क्षेत्र में कहते हैं। यहाँ परसु का अर्थ कुल्हाड़ी है, जैसे आज कुल्हाड़ी है, पहले थोड़ा शेप चेंज था, वही काम परसु करता था। आप लोग परशुराम को देखे होंगे फोटो में, हाथ में लिए रहते हैं परशु, अस्त्र विशेष, वही परशु कहा। जैसे परशु है, कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से जब लकड़ी काटते हैं, एक बार ऐसे मारते हैं, दूसरी बार इधर से मारते हैं, तो उस लकड़ी में वी टाइप का ऐसे कटान बन जाता है। जो कटाव बनता है उसको कहते हैं छिदा। लकड़ी के कटाव जो वी शेप में बन जाता है, कहें उस छिदा का करण जो है, वो छिदा का करण क्या है? कुल्हाड़ी, वही परशु। तो छिदा का करण वो परशु है, और परशु करण है, तो उसका फल क्या होता है? कहें उसका फल वही छिदा है। कुल्हाड़ी है, और जब प्रवृत्त होगी तो क्या होगा? एक बार दाएं से पड़ा, बाएं से पड़ा, कट गया वी शेप में। वो जो वी शेप में कटाव बन जाता है उसको छिदा कहते हैं, और वह उस कुल्हाड़ी का, उस परशु का जो करण है उसका फल है। कहे जैसे छिदा के करण का, जो छिदा का करण परशु है, कुल्हाड़ी है, उसका फल क्या है? वह छिदा, वह कटाव। उसी प्रकार से प्रमा का करण जो प्रमाण है, प्रमाण का फल प्रमा कहलाता है। तो इतनी बात हो गई। आशा है कि चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझने की कोशिश कीजिए, और इतना जानते रहिए कि प्रमाण वस्तुतः, जैसे हम लोग यहाँ एकदम उंगली निर्देश पूर्वक बता देते हैं कि यह घड़ा है, यह मोबाइल है, यह टीवी है, ऐसे बता पाना कि यह प्रमाण है, यह प्रमेय है, ये तब संभव होगा जब हम चारों प्रमाणों को विधिवत पढ़ लेंगे। यहाँ पर जो पूर्व पक्ष के द्वारा प्रश्न किया गया कि प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है, तो उस प्रमाण का फल क्या है? तो उत्तर मिला कि उस प्रमाण का फल प्रमा है, और प्रमाण जो है वह साधन है, प्रमा जो फल है वह साध्य है। तो साध्य साधन का भेद भी जानते रहिए। तो प्रमाण से हमें क्या मिलता है? हमें प्रमा होती है, हमें विशुद्ध ज्ञान होता है। तो प्रमाण का फल है विशुद्ध ज्ञान होना, प्रमा। अगर विचार करें प्रमाण को जानने के लिए, तो इसका लक्षण दिया गया कि प्रमाकरणम प्रमाणम। जो प्रमा का करण है वह प्रमाण कहलाता है। प्रमाकरणम कहें, अगर इसका हम समास विग्रह कर देंगे तो प्रमा का करण षष्ठी तत्पुरुष समास है, स्पष्ट ही है कि प्रमायाह करणम प्रमाणम। तो यहाँ आपको दो पदार्थ दिख रहे हैं, एक प्रमा और दूसरा करण। अगर प्रमा और करण इन दोनों को हम लोग अच्छे से जान ले तो प्रमाण किसे कहते हैं यह बात समझ में आ जाएगी। अब इन्हीं दोनों को हमें जानना है, प्रमा किसे कहते हैं और करण किसे कहते हैं। तो जब सबको समझ में आ गई बात कि प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं, और उसमें एक जिज्ञासा भी उठी कि प्रमाण अगर प्रमा का करण है, तो इतना तो हम सब लोग जानते हैं कि जो करण होता है उसका कुछ न कुछ फल होता है। अर्थात करण जैसे ही प्रवृत्त होता है तो कुछ न कुछ कार्य हो जाता है, साध्य की सिद्धि हो जाती है। तो उस करण का साध्य क्या है, उसका फल क्या है? तो बताएं कि प्रमाण का जो साध्य है, जो फल है, वह प्रमा है। जिज्ञासा कुछ शांत हुई, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात कि प्रमा किसे कहते हैं, करण किसे कहते हैं, इन दोनों को जानना है। कब से प्रमा प्रमा? अब किसी का नाम प्रमा हो तो ही बताए कि प्रमा कौन है। तो यहाँ एक प्रश्न उठा, प्रश्न पूर्वक फिर आगे बढ़ रहे हैं। का पुनः प्रमा, प्रमा शब्द पे विचार कीजिए व्याकरण की दृष्टि से। प्र उपसर्ग है, मा धातु है। देखिए मा धातु का मापना अर्थ होता है, ज्ञानार्थक यह है जानना। प्र उपसर्ग है, मा धातु है, और उसके साथ अंग प्रत्यय है, और अंग प्रत्यय जब भी लगता है उसके साथ टाप प्रत्यय लगना ही लगना है। अर्थात यह शब्द स्त्रीलिंग में ही बनता है। प्र उपसर्ग, मा धातु, अंग प्रत्यय और टाप प्रत्यय,
बन गया प्रमा। प्रमा प्रकृष्ट ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान। प्रमा शब्द स्त्रीलिंग है। अब देखिए प्रश्न कर रहे हैं का पुनः प्रमा, तो बताइए प्रमा का स्त्रीलिंग है, का जो है किम सर्वनाम का रूप है स्त्रीलिंग वाला, का के का। प्रमा का, प्रमा कौन है, प्रमा किसे कहते हैं, यस्याह करणम प्रमाणम, जिसका करण यह प्रमाण है, आखिर वह प्रमा है कौन। आचार्य कहते हैं उच्यते, कहा जा रहा है। प्रमा को बतला रहे हैं कि यथार्थानुभवः प्रमा, यथार्थानुभवः प्रमा, यथार्थ अनुभव प्रमा है। अब देखिए एक बार आचार्य ने लक्ष्य और लक्षण वाली बात बतला दिए हैं, तो बार बार नहीं बताएंगे, अब स्वयं समझना है। प्रमा का लक्षण कर रहे हैं, तब देखिए यथार्थानुभवः इतना लक्षण है और प्रमा यह लक्ष्य है। इस भेद को जानते रहिए। और हमने कोशिश की है कि नीले रंग में जो ज़्यादा गाढ़ा है वह लक्षण है और जो थोड़ा हल्का वाला है वह लक्ष्य है। स्क्रीन पे समझते रहिए। कहा यथार्थानुभवः प्रमा, यथार्थ अनुभव प्रमा है। अभी हम लोग प्रमाण को जानना शुरू किए तो कहें प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का करण प्रमाण है। प्रमा किसे कहते हैं, कहा यथार्थानुभवः प्रमा। यथार्थ और अनुभव दो शब्द आ गए हैं। अभी बड़े कठिन होते जा रहे हैं, अभी कुछ सरलता दिखी नहीं। अब समझिए इसको, यथार्थ अनुभव, यथार्थ यथा अर्थ, यथार्थ अर्थ का अतिक्रमण किए बिना, अर्थात जो अर्थ जैसा है उसका उसी रूप में अनुभव, अनुभव प्रमा कहलाता। तो यह हो गया लक्षण, यथार्थानुभव, यथार्थ अनुभव, जो अर्थ जैसा है, जो वस्तु जैसी है, जो पदार्थ जैसा है उसका उसी रूप में अनुभव प्रमा कहलाता है। मतलब यह जो वस्तु जैसा है उसका विशुद्ध ज्ञान एकदम 100% सही, वो प्रमा कहलाएगा। अब देखिए अप्रमा को समझने के लिए यथार्थ और अनुभव को समझना जरूरी है। यथार्थ जैसा अर्थ है वैसा ही, इतना तो सरल है। हम लोग समास में भी यथाशक्ति वगैरह सब पढ़ के आए हैं, यथा संभव, यथाशक्ति, बातचीत में भी बोलते रहते हैं और चीजें समझ में आ रही। अब जो है अनुभव क्या है इसको जानना है। तो आगे जो है आचार्य इन सब का लक्षण कर दिए, थोड़ा परीक्षण भी करते चल रहे हैं। कहा कि अच्छा यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थ अनुभव प्रमा कहलाता है, इसमें यथार्थ को क्यों रखा गया। केवल अनुभव प्रमा कह देते हैं तो क्या हो जाता, कहें सुनिए, यथार्थ इत्ययथार्थानां संशय विपर्य तर्क ज्ञानानां निरासः। पदच्छेद करेंगे तो यथार्थः इति अयथार्थानां संशय विपर्य तर्क ज्ञानानां निरासः। कहें यहाँ पर यथार्थानुभव प्रमा, यहाँ अगर यथार्थ न रखते तो जो अयथार्थ ज्ञान हैं, जो अयथार्थ हैं वो भी यहाँ आ जाते हैं। यथार्थ पद रख देने से अयथार्थ तत्व जो हैं उन्हें यहाँ पर नहीं आएंगे। कहा यथार्थ इति, यथार्थ पद रखने से अयथार्था नाम, जो अयथार्थ ज्ञान है। अयथार्थ कौन कौन है, कहा संशय विपर्य तर्क ज्ञान, ये सब अयथार्थ ज्ञान कहलाते हैं। कहा इनका निरासह, यहाँ पर निराश हो जाता है, निराकरण हो जाता है। एक बात विशेष ध्यान दीजिए, ये निरासह है, निराशह नहीं। और जो निराशा वाली बात होती है वहाँ तालव्य सकार होता है, यहाँ दंत्य सकार है, इस बात का ध्यान रखिए। निराश निराकरण हो जाना, इसमें सम्मिलित नहीं होता, यह अर्थ जानिए। यहाँ कि
यथार्थ पद रख दिया गया, तो जो अयथार्थ हैं, अयथार्थ कौन? 3 हैं, संशय, विपर्यय और तर्क ज्ञान। कहा इनका निराकरण हो जाता है तो नहीं तो ये भी प्रमा कहलाने लगते हैं। अब तीनों को जानना है, संशय क्या है, विपर्यय क्या है, तर्क ज्ञान क्या है। संशय व्यवहारिक रूप में जान ही रहे हैं, संशय में हमको कन्फ्यूजन बना रहता है, अमुक है कि अमुक है। एक ही पदार्थ है, उसमें हमें दो दो ज्ञान होने लगते हैं और उसमें भी निश्चित नहीं हो पाता। कि हमने देखा जो संस्कृत साहित्य में और विशेष रूप से शास्त्रों में ज़्यादा दृष्टांत के रूप में यही आएगा, स्थाणुर्वा पुरुषोवा। ये स्थाणु है, ठूंठ वृक्ष है कि पुरुष? उसको ऐसे समझिए, शाम का समय है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको एक 6 फुट का सूखा पेड़ दिखलाई पड़ा, एकदम जितना मतलब एक मनुष्य का आकार होता है उतने ही आकार का दिखलाई पड़ रहा है और कंफर्म नहीं हो पा रहा है। एक बार लगता है कि ये कहीं ठूठ वृक्ष है, फिर लगता है नहीं कोई चोर और मनुष्य खड़ा हो। तो ये दोनों होते रहते हैं, निश्चय नहीं हो पाता। तो संशय में यही होता है, ए है कि ए है। तो ऐसा ज्ञान जो है वो अयथार्थ होता है। कहा यथार्थ पद रख दिया तो वो प्रमाण नहीं बन पाएगा। अब समझिए, यथार्थ मतलब जो अर्थ जैसा है उसका वैसा ही ज्ञान। अब जो भी चीज हमारे सामने है उसका वैसा ज्ञान तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि एक बार हमें ज्ञान हो रहा है कि ठूठ वृक्ष है, फिर हमें ज्ञान हो रहा है कि पुरुष है। सही तो हो नहीं पा रहा है। वो अर्थ वस्तुतः जैसा है वैसा तो ज्ञान हो नहीं पा रहा है। इसमें कुछ ऐसा प्रश्न हो सकता है कि भाई 50% तो सही है। अब ध्यान दीजिए कि जब हमें मान लीजिए को सूखा वृक्ष ही है और हमें एक जब लगता है कि नहीं सूखा वृक्ष है, तब तो सही है। और जब ज्ञान होता है कि नहीं पुरुष है, तब तो एकदम अयथार्थ है। तो कुछ लोग इसमें कह सकते हैं कि 50% तो सही है, उसका ग्रहण कर लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, वो जो 50% आपको ज्ञान हो भी रहा है कि यह ठूठ वृक्ष है, ये अनिश्चयात्मक है, अनिश्चित है। और हमारा जो अर्थ है, जो वह वस्तु है, वह निश्चयात्मक है, वो निश्चित है, चाहे जो भी है एक ही। और जो हमें ज्ञान हो रहा है वह अनिश्चयात्मक है। इसलिए संशय में जो उभय कोटि के ज्ञान होते हैं ये प्रमा न बन पाए, इसलिए यथार्थ पद को रखा गया, क्योंकि संशय जो है वह अयथार्थ ज्ञान होता है। और दूसरा है विपर्यय। विपर्यय इसका पर्यायवाची है भ्रम। भ्रम में क्या होता है कि जो वस्तु है उससे भिन्न उसको हम मान लेते हैं। थोड़ा प्रकाश कम है, रस्सी गिरी पड़ी हुई है और उसको हम सर्प मान लिए। तो ये जो भ्रम है इसी को विपर्यय कहा जाता है। यह स्पष्ट ही है कि यह यथार्थ ज्ञान होता ही नहीं। अर्थ हमारी वस्तु हमारी रस्सी है और हमें ज्ञान हो रहा है सर्प है। हाँ, जब रस्सी है, रस्सी का ही ज्ञान होगा तो यथार्थ ज्ञान है, वो सही है। विपर्यय भ्रम। फिर तीसरा है तर्क ज्ञान। तर्क ज्ञान भी अयथार्थ होता है। बड़ी समस्या है। हम लोग अपने तर्क के बल से ही सब जीतने का प्रयास करते हैं, बड़े तर्क वितर्क दे करके कि हमारी बात सही है, मनवाते हैं, मनवा भी लेते हैं। और यहाँ पर आया कि तर्क ज्ञान अयथार्थ ज्ञान है। अब देखिए, पहले ही कक्षा में हम लोग तर्क भाषा शब्द पर विचार किए थे। वहाँ स्पष्टतः बतलाए थे कि यहाँ तर्क भाषा शब्द में तर्क का क्या मतलब है। और ये भी चर्चा किए थे कि न्याय दर्शन में जो 16 पदार्थ गिनाए गए हैं वहाँ भी एक पदार्थ तर्क है। तर्क भाषा में जो तर्क शब्द आया है उसका दूसरा मतलब है। और जो
16 पदार्थों में से एक तर्क है, उसका भी कुछ और ही अर्थ है, जानते रहिए। अब है क्या, अब थोड़ा थोड़ा जानने की बारी आई। और एक बात कि वहाँ एक बात का और जिक्र किए थे कि शास्त्रों में शब्दों का प्रयोग होगा और शब्दों के विविध प्रकार के अर्थ हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित तो व्यवहारिक अर्थ है, जिसको हम जानते हैं। अब देखिए, शास्त्र में जब व्यवहारिक अर्थ को ही लेकर वह शब्द प्रयुक्त होगा तो उस पे आचार्य कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ वह विशेष अर्थ में प्रयुक्त रहेगा उसके विषय में जरूर बतलाया जाएगा। जैसे अभी हम लोग उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा में पढ़े थे। परीक्षा जो हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में जानते हैं कि हम लोग एग्जाम बहुत देते हैं, परीक्षा, तो क्या वही वाला परीक्षा वहाँ था? नहीं, वो परीक्षा नहीं था। तो वहाँ स्पेशली परीक्षा का मतलब क्या था, तो उसको बतलाया गया। यहाँ पर परीक्षा का ये मतलब है। इन सब बातों को ध्यान में रखिए। तर्क भाषा में जो तर्क शब्द आया है उसका क्या अर्थ है, जाके प्रथम श्लोक वाला वीडियो अवश्य देखिए, क्लियर रखिए। अब हम आते हैं तर्क ज्ञान पे। तर्क देखिए, प्रमाण और तर्क में अंतर जानिए। तर्क जो है वह प्रमाण का सहायक होता है और प्रमाण से जो ज्ञान हो रहा है उसको और पुष्ट कर देता है। अगर कोई तर्क प्रमाण विरोधी है तो वह तर्क तर्क नहीं, कुतर्क कहलाएगा। तर्क वही मान्य है जो प्रमाण संगत बात करें। अब मान लीजिए कि किसी भी विषय पर चर्चा हो रही है और चर्चा में दो पक्ष होंगे, पक्ष विपक्ष। एक तरफ प्रमाण प्रस्तुत किया गया उस विषय को पुष्ट करने के लिए, दूसरी तरफ से कोई केवल तर्क दे रहा है खंडन करने के लिए। तो केवल तर्क से प्रमाण खंडित नहीं होता है। तर्क आप भी एक प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, जब दोनों बराबर के प्रमाण मिलेंगे फिर उसके बाद तर्क काम करेगा। जिसके पक्ष में तर्क होगा वह प्रबल माना जाएगा, और तर्क में इतनी हैसियत नहीं है कि वह अकेले प्रमाण का मुकाबला कर सके। तर्क जब प्रमाण का अनुयोगी होता है, प्रमाण का सहायक होकर के ही वह पदार्थों के ज्ञान में सहायक होता है। इस भेद को हमें जानना होगा, समझना होगा, तब समझ में आएगा कि तर्क कैसे अयथार्थ ज्ञान में आता है। अब जैसे आप लोग अनुमान प्रमाण के विषय में कुछ न कुछ पढ़े ही होंगे। अनुमान से वही प्रसिद्ध उदाहरण की हम बात करेंगे कि पर्वत पर आग है। और अनुमान में भी स्पेशली बात करते हैं हम परार्थानुमान की, जहां मुझे ज्ञात है, मैंने पर्वत पर धुआं देखा और मुझे अच्छी तरह से पता है धुआं दिख रहा है तो वहां आग जरूर है। ये हम किसी को बतलाना चाहते हैं। कोई है जिससे कहा जा रहा है देखो पर्वत पर धुआं दिख रहा है तो वहां आग है। हम इसको व्यवहारिक रूप से समझते हैं, फिर शास्त्रीय दृष्टि से देख लेंगे। तो कहेगा धुआं दिखलाई पड़ रहा है तो क्या हुआ, वहां आग उग नहीं है। उसको हमने पूरे अनुमान वाक्य प्रयुक्त किए, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएं, लेकिन उसको बात नहीं समझ में आ रही। कहेगा नहीं, पर्वत पर आग है ही नहीं। तो वह उसको तर्क देता है कि देखो, अगर पर्वत पर आग न होती तो धुआं भी न होता। अब ध्यान दीजिए कि पर्वत पर धुआं है और यहाँ आग के अभाव की बात किए तो कहते धुआं भी न होता, जबकि यथार्थ स्थिति क्या है, धुआं तो हमें दिख रहा है ना। मतलब उधर आग के अभाव की बात की, यहाँ धूम का अभाव ज्ञान हो रहा। तो ये जो तर्क दिया गया, यह तब उसको बात समझ में आती है,
अच्छा हाँ, आग न होती धुआं भी न होता, धुआं है इसलिए यहाँ पर आग है। अब देखिए इस पूरे प्रोसीजर में हम लोगों को ये लगता है कि ये ज्ञान हमें तर्क से हो रहा, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। तर्क जो ज्ञान कराया वो तो केवल कराया कि यहाँ धुआं ना होता, फिर बाद में जो हमको ज्ञान होता है वस्तुतः वह तर्क से नहीं होता, वह अनुमान प्रमाण से होता है। और पूरा प्रोसीजर जो है अनुमान प्रमाण हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पर्वत पर आग है, जब उस व्यक्ति को समझ में आता है तो वह केवल तर्क से नहीं आता, वह वस्तुतः ज्ञान होता है पर्वत पर आग है यह अनुमान प्रमाण के चलते। तर्क केवल उसमें सहायक होता है और तर्क जो है वह अयथार्थ ज्ञान होता है, क्योंकि हमारा तर्क क्या था कि अग्नि न होती तो धुआं भी ना होता, जबकि रियलिटी में धुआं वहां है। तो तर्क ज्ञान जो हुआ कि धूम न होता, धूम, यह जो है अयथार्थ ज्ञान है। और वो फिर प्रकारांतर से, अन्य प्रकार से हमें जो ज्ञान होता है कि नहीं पर्वत पर अग्नि है, वह वस्तुतः अनुमान प्रमाण से होता है। और यह जो तर्क प्रस्तुत किया जाता है वह अनुमान में सहायक होता है और अनुमान प्रमाण से ज्ञान हो जाता है कि पर्वत पर अग्नि है। तो तर्क ज्ञान जो है वह अयथार्थ ज्ञान है। तो इसको जब हम लोग अनुमान प्रमाण पढ़ेंगे विस्तार से स्टेप बाय स्टेप, तब एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। कहा कि यथार्थानुभव प्रमा में यथार्थ पद को इसलिए रखा गया ताकि जो अयथार्थ ज्ञान है उनका निराश हो सके, उनका निराकरण हो सके। और अयथार्थ ज्ञान कौन है? संशय, विपर्यय और तर्क। ये तीनों ज्ञान, संशय ज्ञान, विपर्यय ज्ञान और तर्क ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान कहलाते हैं। संशय उभय कोटिक होता है, यह है कि यह है। विपर्यय में हम विरुद्ध ज्ञान कर लेते हैं, जो वस्तुतः वह जो है नहीं उस रूप में उसको हम जान लेते हैं। और रस्सी है, हमने उसको सांप मान लिया। सीपी है और उसको चांदी मान लिए। सीपी आप लोग जान ही रहे होंगे, क्षेत्रीय भाषा में सुतुही। तो दूसरा पद है इसमें अनुभव। कहा अनुभव क्यों कहा गया? कहा अनुभव कहने से अनुभवः इति स्मृतेः निरासः, अनुभव कहने से स्मृति का निराकरण हो जाता है। देखिए ज्ञान की पहले हम बात करते हैं। ज्ञान हमारे मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं, जो कुछ भी होता है, सब ज्ञान है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। ज्ञान का स्कोप बहुत बड़ा है। मन में जो कुछ भी हमें फील हो रहा है सब कुछ ज्ञान है। और वह ज्ञान के पहले दो भेद हैं, एक अनुभव और एक स्मृति। और जितने भी ज्ञान होते हैं या तो अनुभव होंगे या स्मृति होंगे। अगर हम लोग स्मृति और अनुभव दोनों को समझ ले तो आगे विषय और सरल हो जाएगा। तो कहा कि लक्षण में अनुभव पद रखने से स्मृति का निराकरण होता है। तो कहेंगे अच्छा ये अनुभव क्या है, स्मृति क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। तो स्मृति किसे कहते हैं? अज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति। ज्ञानम स्मृति, ज्ञान स्मृति कहलाती है। कैसा ज्ञान? ज्ञात विषयम, ज्ञातः विषयः यस्य तत्, ज्ञात है विषय जिसका, ऐसा ज्ञान स्मृति कहलाता है। और कहा अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। और अनुभव किसे कहते हैं? कहा कि स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, स्मृति से जो अतिरिक्त ज्ञान है, स्मृति को छोड़कर जो ज्ञान है वो अनुभव कहलाता है। तो ज्ञान क्या है? जो भी हमारे मस्तिष्क में विचार आ रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है वो सब ज्ञान है, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो। अब इसको हम देखते हैं शास्त्र की दृष्टि से। अब देखिए
जब भी हमें किसी भी पदार्थ का ज्ञान होता है उसमें दो अंश हैं, एक है विषय और दूसरा है ज्ञान। अब ऐसे समझिए, जैसे हमने घड़े को देखा तो घड़ा का ज्ञान हुआ, अयम घटः, या जो कुछ भी आप देखते हैं सबका ज्ञान ही हो रहा। उसमें घट जो है वो विषय है और जो हमें ज्ञान हुआ का अयम घटः यह ज्ञान है। तो कोई भी ज्ञान होता है उसके दो अंश हैं, एक विषय और दूसरा ज्ञान। अब चाहे आप मन में उसे सोच ही रहे हैं, आंख बंद किए हैं, किसी का स्मरण कर रहे हैं, उसमें भी दो अंश रहेंगे, एक विषय और दूसरा ज्ञान। अब ऐसे खुली आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जो कुछ भी ज्ञान हो रहा सबके दो अंश हैं, विषय और ज्ञान। अब देखिए स्मृति क्या है, कहा कि ऐसा ज्ञान स्मृति कहलाता है जो ज्ञात विषयम ज्ञानम। स्मृति है ऐसा ज्ञान जिसका विषय पहले से ही ज्ञात हो, वह स्मृति कहलाती है। समझिए, हम एक सिर्फ चक्षुरिंद्रिय पर बात करेंगे और उसको सभी इंद्रियों पर सब जोड़ लीजिए। जैसे हमने किसी भी पदार्थ को देखा, हम पहुंच गए इलाहाबाद और वहां संगम तट पर घूमे, संगम का पूरा नज़ारा देखें, बहुत अच्छा लगा, आ गए, आंखें बंद कर लिए हैं या वैसे ही संगम का दृश्य चल रहा है मन में, हमें ज्ञान हो रहा है संगम है। अब देखिए यहाँ पर जिस संगम का ज्ञान हमें हो रहा है वो जो विषय जो प्रयागराज में स्थित है, वो तो इस समय मैं जहाँ हूँ वहाँ पर है नहीं, तो वो विषय मुझे पूर्व से ही ज्ञात है। अब हम अपनी इंद्रियों से जिन भी विषयों को देखते जानते समझते हैं उसका एक संस्कार बन जाता है और वही बाद में सब हमें स्मरण के रूप में आता है। जब हम चीज़ों को याद करते हैं तो ज्ञान हमेशा नया ही होगा, लेकिन जब स्मरण करते हैं याद करते हैं ज्ञान तो नया होगा, लेकिन उस ज्ञान का जो विषय है वो पुराना रहता है, जो हमें पहले से ही ज्ञात है, जो संस्कार रूप में हमारे मस्तिष्क में है। कह रहे हैं ऐसा ही ज्ञान स्मृति कहलाता है, स्मरण कहलाता है, जिसका विषय पहले से ही ज्ञात हो। बहुत सारे इस पे प्रश्न भी उठेंगे, आप सबके भी मन में उठें तो जरूर पूछिए और उसे जरूर बताया जाएगा। अब देखिए तत्काल विशिष्ट, ये तत्काल विशिष्ट, ये सब कॉन्सेप्ट भी अभी आएंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो अवश्य पूछिए, और नहीं उठ रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो ज्ञान मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो सब ज्ञान है और उसका एक विषय जरूर है, और जो हमें ज्ञान कुछ हुआ उसका विषय अगर पूर्व से ही ज्ञात है ऐसा ज्ञान स्मृति कहलाता है। और कहा स्मृति को छोड़ दीजिए, शेष जितने ज्ञान हैं सबके सब अनुभव कहलाते हैं। अब देखिए अनुभव अगर ऐसा हम समझना चाहें कि जहाँ विषय हमारा पहले से ना ज्ञात हो, अर्थात विषय प्रेजेंट टाइम में हो और उसका हमें ज्ञान हो रहा है, वो सब अनुभव कहलाता है। हम सामने इस समय पढ़ा रहे हैं आप सबको, कंप्यूटर है सामने, कंप्यूटर का ज्ञान हो रहा है, तो यह जो है अनुभव है। ज्ञान के पहले दो भेद हुए, एक स्मृति और दूसरा अनुभव, और इन दोनों के भी यथार्थ और अयथार्थ भेद होंगे। यथार्थ स्मृति, अयथार्थ स्मृति, यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव। एक हिसाब से अब जो यथार्थ अनुभव है वही प्रमा कहलाएगा, मतलब 25% वाला भाग आपका प्रमा है, शेष जो है अप्रमा है 75%। अब कहीं यहीं से कॉन्सेप्ट बहुविकल्पी वाला प्रश्न का तो नहीं आया, 4 विकल्प दे देते हैं उसमें एक ही सही होता है, 25% मतलब 1/4 ही सही होता है।
लगता है कुछ यहीं से आ गया। और कुछ विशेष परीक्षाएं होंगी जिसमें 5 विकल्प मिलते होंगे, लेकिन 4 विकल्प वाले में तो मतलब 1/4 भाग ही प्रमा होगा। अब जानते रहिए, अब आपको ढूंढना है कि कौन सा है। अब आया कि यथार्थानुभवः प्रमा, जो यथार्थ अनुभव है। अनुभव अर्थात ऐसा ज्ञान जिसका विषय आपको पहले से नहीं ज्ञात है। जैसे आपके सामने घड़ा है, घड़े को आपने देखा, ज्ञान हुआ अयम घटः, ये जो ज्ञान हुआ यह प्रमा है, यह विशुद्ध ज्ञान है। घड़े को घड़े के रूप में आपने यथार्थ रूप में जान लिया, तो यह प्रमा है। अब यही ध्यान दीजिए, आप आंखें बंद कर लीजिए, घड़े को आप नहीं देख रहे हैं, आप स्मरण किए कि एक घड़ा है, यह जो ज्ञान हुआ यह प्रमा नहीं कहलाएगा। तो कुछ प्रश्न ऐसा उठ सकता है, जैसे मेरा नाम है रत्नेश, आप लोग हमसे कभी प्रत्यक्ष मिले हैं तो ज्ञान हुआ कि रत्नेश हैं, ठीक है। और आज आप लोगों के सामने नहीं हैं, मान लीजिए स्मरण में आया कि अच्छा वो रत्नेश हैं, तो यहाँ ऐसा लगता है ना कि मतलब ये भी तो यथार्थ ज्ञान ही है, मैं तो रत्नेश ही हूँ, कोई दूसरा तो नहीं। तो अगर ऐसा प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो तो समाधान जान लीजिए कि मान लीजिए आपने किसी घड़े को देखा, 4 बजे आपने देखा, हम बहुत स्थूल रूप में बता रहे हैं, सूक्ष्म आकलन आप अपने मन से कर लीजिएगा। 4 बजे आपने घड़े को देखा और 4:15 बज गए, आपने घड़े को नहीं देखा, फिर से आपने स्मरण कर लिया अच्छा एक घड़ा है, लाल रंग का घड़ा है। सारी चीजें सही हैं, हमको ऐसा लग रहा होगा ये तो यथार्थ ज्ञान है, लेकिन एक चीज छूट रहा है कि वह 4 बजे वाला घड़ा था और अब जो हम 4:15 बजे सोच रहे हैं 4:15 बजे वाला है। मतलब 4:15 बजे जिस बात को हम सोच रहे हैं और हमारे ज्ञान का विषय वो 4 बजे वाला है, तो यथार्थ कहाँ से हुआ? ज्ञान हमारा विशिष्ट है 4:15 बजे से और हमारा विषय विशिष्ट है 4 बजे से। तो तत्काल विशिष्ट तत्काल विशिष्ट, इस बात को जानते रहिए। आप जब हमसे मिले थे 2020 में, तब वाला मैं रत्नेश था। आज जब आप स्मरण करते हैं कि रत्नेश हैं, तो ये 2020 वाला अर्थ है, लेकिन आपका ज्ञान 2024 वाला है, तो इसलिए यह स्मरण को नहीं लेना है। यथार्थ अनुभव जो है, स्मरण भी यथार्थ हो सकता है, लेकिन वो प्रमा नहीं माना जाएगा। प्रमा सिर्फ यथार्थ अनुभव को ही मानेंगे। तो आशा है कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यथार्थ अनुभव प्रमा कहलाते हैं। यह पूरा हुआ और हमने परीक्षण करके भी देख लिया यथार्थ पद को क्यों रखा गया। यथार्थ पद को रखने से जो अयथार्थ ज्ञान है उनका निराकरण हो जाता है, और अनुभव रखा गया इसलिए कि स्मृति ज्ञान जो है वह प्रमा न होने पाए, इसलिए अनुभव पद को रखा गया। स्मृति क्या है कि जिस ज्ञान का विषय पहले ही ज्ञात हो वह स्मृति कहलाती है, और उससे भिन्न जितने ज्ञान हैं सबके सब अनुभव कहलाते हैं। तो मतलब आप जो है किसी भी चीज को देखें, तुरंत आपको ज्ञान हुआ है घड़ा है, यह अनुभव है। मान लीजिए कि आपने रस्सी को देखा, थोड़ा प्रकाश कम था, तो आपको ज्ञान हो गया कि यह सर्प है। आपने उस विषय को देखा और आपको ज्ञात हुआ यह सर्प है, यह भी अनुभव ही कहलाएगा, लेकिन यह कैसा अनुभव है? अयथार्थ अनुभव है। तो अनुभव का अर्थ विशुद्ध ज्ञान नहीं होता। अनुभव मतलब विषय भी आपके सामने है और उसका आपको ज्ञान हो रहा है। विषय और ज्ञान दोनों एतत्काल विशिष्ट हैं, तो वह अनुभव। तो यथार्थ पद को रखने से संशय विपर्य और तर्क ज्ञान का निराकरण हो जाता है, अनुभव को रखने से स्मृति का निराकरण होता है। तो यह प्रमा का एकदम युक्त लक्षण है, यथार्थानुभव प्रमा। अब हम लोग प्रमा को जान लिए,
अप्रमा को जानने के बाद हम करण को जान लेंगे तो प्रमाकरणम प्रमाणम समझ में आ जाएगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग करण को पढ़ेंगे। और अगर कहीं भी आप सबको कुछ बातें समझने में कठिनाई प्रतीत हो रही हो या बातें न समझ में आ रही हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और उस पर यथासंभव व्याख्यान के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।